क्वेश्चन नंबर 1 आरुष मुंदड़ा, नहीं दिशी अग्रवाल, आज तू पढ़। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट पढ़। Mr. Y, aged 21 years, lost his mental balance after the death of his parents in an accident. He was left with his grandmother, aged 85 years, incapable of walking and dependent upon him. Mr. M, their neighbor, out of pity, started supplying food and other necessities to the both of them. Mr. Y and his grandmother used to live in the house built by his parents. Mr. M also provided grandmother with some financial assistance for her emergency medical treatment. After supplying necessaries to Mr. Y for 4 years, Mr. M approached the former asking him to pay back rupees 15 lakhs, inclusive of rupees 7 lakhs incurred for the medical treatment of the lady. Mr. Y pleaded that he has got his parents' jewellery to sell to a maximum value of rupees 4 lakhs, which may be adjusted against the dues. Mr. M refused and threatened Mr. Y with a legal suit to be brought against for recovering the money. Now you are to decide upon based on the provisions of the Indian Contract Act 1872. Will Mr. M succeed in filing the suit to recover money? What is the maximum amount of money that can be recovered by Mr. M? Shall the provisions of the above act also apply to the medical treatment given to the grandmother? गिवन टू द ग्रैंडमदर। सर क्वेश्चन किस चीज का है कि सर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू पीपल हु आर इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, इतना ही है। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू पीपल हु आर इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सर तो इसको क्या बोलते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना। अरे सर इतना ही है क्या? नहीं नहीं, इतना ही नहीं है, और भी है। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू पीपल हु आर इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और टू पर्सन्स हु दे आर लीगली बाउंड टू सपोर्ट या फिर और देयर डिपेंडेंट, कुछ भी बोल लो। सर ये कीवर्ड्स हैं, ये आने चाहिए एग्जाम में राइट आंसर में। सबसे पहले तो नेसेसरीज टू पर्सन्स हु आर इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और टू पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन देम। ठीक है, क्या हो गया दिशी अग्रवाल, ऐसा क्या हंसी क्यों आ रही है? क्या कुछ हुआ? नहीं सर। हाँ कुछ नहीं, हम तो पागल है सर, ऐसे ही हंसी आ जाती है हमको। ठीक है चलो आ जाओ। तो सर ये तो हो गया पहला एस्पेक्ट, सर पूरा समझाना। 7 नंबर का सवाल है और ये मेन एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, फिर सर केवल इतना लिखना ही नहीं, 7 नंबर का सवाल है तो पूरी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी तो समझाओगे। सर नेसेसरीज विच आर सुटेबल एज टू लाइफ एंड कंडीशन, सुटेबल एज टू लाइफ एंड कंडीशन। और क्या पॉइंट होता है कि सर जिसको सप्लाई करी जा रही है वो सही में नीड में हो उस चीज की, वो ही मस्ट रियली, उसके पास पहले से हो तो उसको नीड नहीं है, वो सही में नीड में होना चाहिए, सुटेबल एज टू लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पर्सन होनी चाहिए। ठीक है, और इट शुड रियली बी नेसेसिटीज नॉट लग्जरीज, लग्जरी नहीं होनी चाहिए, नेसेसिटी होनी चाहिए। ये 3 बातें भी आएंगी इसमें, तो सर पूरा नेसेसिटीज को डिफाइन करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा सर अब है ना, अब निटी ग्रिटीज में जाते हैं अपन, डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहला कि सर है ना क्या 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 चीज के लिए दिया था? एक तो सर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, है ना। दूसरा जो भी है, देखो एक बार वापस पढ़ते हैं। फूड के लिए, फूड नेसेसरी नहीं है, यस सर। और क्या, एम ऑल्सो प्रोवाइड सम फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। बच्चे कहाँ गलती कर गए थे कि सर उनको इतना सा पार्ट याद नहीं रहा कि नेसेसरीज तो जो मेंटल बैलेंस पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जिसका खो गया है उसी को जो सप्लाई किया है, हम तो वही नेसेसरीज मानेंगे। ग्रैंड मदर के लिए किया है वो नेसेसरीज थोड़ी है। तो सर वो क्लियर हो गया ना, और पर्सन हु आर डिपेंडेंट ऑन देम। सर ग्रैंड मदर उस पर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन में ये बात कहाँ से प्रूव हो रही है कि सर ग्रैंड मदर जो है वो चलने फिरने में अक्षम है, इनकेपेबल ऑफ वॉकिंग एंड डिपेंडेंट अपॉन हिम। लो सर यहीं से क्लियर हो गई। कभी इस बारे में कोई डाउट हो तो अपना काइंडली अजम्पशन या नोट नीचे लिख देना, अज्यूमिंग दैट द ग्रैंड मदर या जो भी है, शी इज डिपेंड, ही और शी इज डिपेंडेंट अपॉन द पर्सन ऑफ
अनसाउंड माइंड और द माइनर, जो भी है, जो जैसा भी क्वेश्चन है लिख देना, ठीक है, यदि कोई डाउट हो रहा हो तो। नेक्स्ट, अब सर हुआ क्या कि कुछ पैसे प्रोवाइड किए इन चीजों के लिए, फूड, नेसेसरीज, मेडिकल इमरजेंसी, 4 साल तक बेचारा करता रहा। इस तरीके से उसने 15 लाख रुपए मांगे, ठीक है, 7 लाख रुपए मेडिकल इमरजेंसी पे थे, ठीक है, हाँ, टोटल 15 लाख रुपए मांगे उसने। अब मिस्टर वाई जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड थे, he pleaded that he has got his parents jewelry to sell to a maximum value of rupees 4 lakhs। उसने बोला भैया क्या पर्सन ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो बन रहा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ में मिस्टर एक्स जिन्होंने ये सब प्रोवाइड करा है उनका, लेकिन सर क्या उसके लिए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा उस पैसे को चुकाने को? नहीं सर, इसकी एस्टेट में से वसूला जा सकता है, इसकी प्रॉपर्टी में से वसूला जा सकता है। अनसाउंड माइंड का पर्सन या माइनर कभी भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के पैसे को चुकाने के लिए। आ गई दिमाग में बात? कैसे एक एक खट 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 एकदम जैसे डिटेल में पढ़ा हुआ हो ना तो कहीं नहीं फंसोगे। नेक्स्ट, अब सर ज्वेलरी है 4 लाख रुपए की और 15 लाख रुपए का खर्चा डिमांड कर रहा है। पहली बात तो कर सकता है क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? हाँ सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैन सेक्शन 73 का भी रेफरेंस देना होगा उधर, अपार्ट फ्रॉम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो भी है 68 69 जो भी लग रहा है, उसके अलावा 73 का भी रेफरेंस देना होगा। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो 68 से 72 5 तरीके के होते हैं, आप सेक्शन 73 क्यों बोल रहे हो? बिकॉज सेक्शन 73 डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये लिखा है कि किसी पार्टी ने दूसरे का नुकसान किया हो तो वो डैमेजेस ले सकती है। सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आप डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं, वैसे ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यदि किसी ने पूरा नहीं किया हो तो उसके लिए भी आप डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल एनफोर्सेबल है। अब सर लेकिन ज्वेलरी तो 4 लाख रुपए की है, तो 15 लाख रुपए में से कितना मांग सकता है? 4 लाख। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू और करेक्ट कि 4 लाख मैक्सिमम? भाई पर्सनली तो रेस्पॉन्सिबल नहीं बना सकता, एस्टेट के लिए बना सकता है ना, तो सर एस्टेट कितने की? सर 4 लाख रुपए की है, तो मैक्सिमम इतना ही वसूल सकता है या नहीं वसूल सकता है? कर्नावट, हाँ या ना? हाँ सर। अग्रवाल, अरे हाँ या ना? हाँ, और कौन है? सृष्टि, मैं जो बोला अभी तक सब समझ में आया सृष्टि तेरे को? हाँ, तो कितना 4 लाख रुपए तक के ही एस्टेट है तो उतना ही वसूल पाएगा? Yes, sir. सम्यक जैन, यस और नो? यस सर। हियर कम्स सर आई थिंक फुल 15 वसूल सकता है आई थिंक। कितना बेटा? नहीं वो पर्सनली लाभ होगा। कर्नावट पहले तू बोल, क्या बोल रही थी? फुल 15। फुल 15 कैसे वसूल सकता है जब ज्वेलरी 4 लाख रुपए तक की है तो? अब सम्यक जैन तू बोल, तू क्या बोल रहा था? नहीं मैं वही बोल रहा था कि पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। हियर कम्स अ हैंड रेज फ्रॉम मिस्टर कासट। ये कहते हैं मैं सबके आंसर करता हूँ 61 62, माय नेम इज कासट, ठीक है। कासट जी, श्रेया कर्नावट ने तो अपनी हाँ सर। एनर्जी मारा कुट्टी में ही पूरी कर दी है, तो दिमाग चलाने के लिए एनर्जी बची ही नहीं है? अरे सर पर्सनल सर कमेंट, अगर पर्सनल कमेंट्स मत मारो, चुपचाप बताओ आंसर कुछ और है तो, ठीक है, कि सर आंसर ये है, यहाँ एक छोटी सी लाइन और दी हुई है जो कासट बताएगा क्या है। सर वो जो उसका घर है अगर उसने इनहेरिट किया है पेरेंट से तो उस वो भी एसेट में काउंट होगा। तो कंप्लीट वैल्यू ऑफ द एग्जैक्टली, हाउस। तुम्हारा डिटेल्स, द डेविल लाइज इनटू द डिटेल्स। एंड हिज वाई एंड हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू लिव इन द हाउस बिल्ड बाय हिज पेरेंट्स, ठीक है। अरे ये क्यों भूल गए, ये भी तो इनहेरिट करेगा। ये क्यों भूल गए, ये भी इनहेरिट करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है ना दोनों, तो माँ बाप चले गए तो इसको और दादी को ही तो मिलेगा। तो सर केवल 4 लाख रुपए में निपटाना चाह रहा है, वो होगा नहीं, ठीक है। घर भी मिल, घर भी तो एस्टेट हो गई इसकी। सर आ, ये इतनी सी लाइन में देखो,
आंसर इधर उधर कर दिया। इसीलिए बोल रहे हैं जितने क्वेश्चंस कर सको करो, जितना क्वेश्चन बैंक कर सको करो, जहां जहां से क्वेश्चंस निकाल के कर सकते हो करो। अब तो आईसीएआई ने एक एआई फैसिलिटी और दे दी है, खुद ही लग जाओ, गिव मी अ क्वेश्चन अपॉन दिस टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन एज पर सब्जेक्ट ऑफ। पता है तुम लोगों को आईसीएआई ने एआई का एक सब्सक्रिप्शन दे दिया है सारे स्टूडेंट्स को? आर यू अवेयर अबाउट दिस फैक्ट? अरे चलो आप गूगल करना आईसीआई एआई, फिर उसमें अंदर अंदर जैसे जैसे जाओगे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। फिर जैसे ही इससे लॉगिन करोगे तो आपको 4 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे फाउंडेशन के, ठीक है। उसमें से पूछेगा किसके लिए आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करना चाह रहे हो, कि मैं बिजनेस लॉस के लिए करना चाह रहा हूँ। फिर वहां अंदर जाओगे तो वो आपको सवाल पूछने देगा और उसके जवाब भी देगा। यू कैन यूज जो जो चीज यूज लेके वो लोग पेपर बना रहे हैं उसका लॉगिन आपको भी मिल, जाके थोड़ा सा वेबसाइट खंगालो यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो सर ये जो घर है ना, इसके कारण 4 लाख रुपए तो पक्के हैं। घर भी तो इनहेरिट किया है, उसके पेरेंट्स ने बनाया था, वो उसका इनहेरिट होगा तो उसको मिलेगा। मिलेगा तो वो एस्टेट उसकी होगी। तो बाकायदा यदि एस्टेट की कीमत, घर की कीमत बचे हुए 9 लाख रुपए तक और है तो पूरा वसूल पाएगा, अदरवाइज नहीं वसूल पाएगा। ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर बना देना, ठीक है। 9 और 6, 4 लाख और 11 लाख, घर की कीमत बचे हुए 11 लाख रुपए तक की है, तब तो जितनी कीमत घर की और है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15 लाख वो वसूल पाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, पॉइंट नंबर बी, दिशी अग्रवाल। Jagannath Oils Limited is a public company and having 220 members, of which 25 members were employed in the company during the period 1st April 2015 to 28 June 2025. देखो They were allotted shares. सुनो सुनो, जब ऐसा क्वेश्चन देखो ना, पहले 2 लाइनों में दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। सेंटर फ्रेश खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, कुछ ऐसे ही था। यस सर, सेंटर फ्रेश खाओ, दिमाग की बत्ती। क्यों? जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड, यस सर। प्राइवेट लिमिटेड लिखा है क्या? नहीं सर। तो ये लिमिटेड कंपनी कैसी हो गई? पब्लिक कंपनी। ये नहीं भी बोलते तो भी हमको समझना था कि ये पब्लिक कंपनी। कितने मेंबर्स हैं सर? 220 मेंबर्स। कंपनीज एक्ट पे आ जाओ सर। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम 7 होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना है? 2 or 200. बिल्कुल सही। ओके सर। तो सर ये 200 काउंट करने का कोई नियम है क्या? कोई एडजस्टमेंट्स है क्या? क्या क्या एडजस्टमेंट्स है सर? 3 बातें ध्यान रखनी है इस 200 को काउंट करने में। सर सबसे पहला या सबसे लास्ट कुछ भी बोल लो सर, जॉइंट होल्डर्स जो शेयर्स के हैं, मान लो सम्यक ने, अक्षित ने और जस शाह ने मिलके एक शेयर लिया हुआ है, तो पब्लिक कंपनी में तो हम इनको 3 मान लेते हैं, भले ही एक शेयर जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी में, सॉरी, joint holders are to be counted as single as far as private company is concerned। यहां पर जो पब्लिक कंपनी में 3 थे ना, यहां पर आते ही हम इन 3 को क्या मान लेंगे? एक शेयर होल्डर मानेंगे फॉर दी मेंबर, मानेंगे फॉर दी पर्पज ऑफ काउंटिंग ऑफ दिस 200। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। या हस्बैंड एंड वाइफ ने मिलके एक शेयर खरीदा हुआ, यहाँ पर पब्लिक कंपनी में 2 माने गए, लेकिन सर इनको आधे पे रिड्यूस कर देंगे, 1 मान लेंगे। क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ दिस 200। तो ये तो हो गया पहला एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट कि सर करंट एम्प्लॉइज हु आर मेंबर्स, जिनको कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर्स मिले हैं और वही शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, तो उनको काउंट नहीं करना है। एक्स एम्प्लॉइज, जिनको तब शेयर्स मिले थे जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे, अब एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहे, लेकिन वो ही शेयर्स आज दिन तक होल्ड कर रहे हैं, तो उनको काउंट नहीं करेंगे। यदि इन्होंने ऐसा किया कि जब एम्प्लॉयमेंट में थे तब कुछ शेयर्स मिले थे, मेंबर्स बने थे, एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकले, एक्स एम्प्लॉइज हो गए,
और फिर उसके बाद में शेयर्स बेच दिए, ठीक है, ओके सर, अब तो ये केवल एक्स एम्प्लॉय रहे, अब मेंबर तो रहे नहीं, वापस थोड़े टाइम बाद शेयर्स खरीद लिए, तो सर ये क्या वही वाले शेयर्स हैं क्या जो एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मिले थे? नहीं सर। तो फिर इनको काउंट करोगे या नहीं करोगे? डेफिनेटली करेंगे सर, फिर तो काउंटिंग ऑफ 200। यदि वो शेयर्स अभी तक वही वाले रखे हुए हैं एक्स एम्प्लॉयज ने जो कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान इनको दिए गए थे, तब ये काउंट नहीं होंगे 200 की काउंटिंग में, ठीक है। एम्प्लॉयज जो कि मेंबर्स हैं वही वाले शेयर्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट में रहने के दौरान मिले हैं, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। पहले से मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, और बाद में जाके एम्प्लॉयज बन रहे हैं, तब तो सर इनको काउंट करोगे ही ना। ये सर बिल्कुल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है कि हमको किनको काउंट नहीं करना है, जिनको एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए कंपनी के शेयर्स मिले या जो रहते हुए मेंबर्स बने, उनको काउंट नहीं करना है। एक और एस्पेक्ट, सर कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, क्या वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं? क्योंकि कुछ गणित में, कुछ क्वेश्चंस में इनको काउंटिंग से हटाया ही नहीं गया है, इनको तो काउंट किया गया है, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे कंपनीज एक्ट के उसमें। सर तो इसका आंसर ये होता है, डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, डिपेंड करता है कि आपने उनके साथ में, कंपनी ने उनके साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एम्प्लॉयमेंट में लिया है या नहीं लिया। बाय डिफॉल्ट हम नहीं लेंगे, यदि बोल रहे हैं कि ये भी हैं एम्प्लॉयज भी हैं डायरेक्टर्स भी, तो फिर लेंगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम इनको डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स को काउंट नहीं करेंगे। बस ये 3-4 चीजें ध्यान रखनी है और पूरे के पूरे आपको 6 से 7 नंबर मिल जाएंगे, 4, 5, 6, 7 जितने का भी है। तो सर जगन्नाथ ऑयल मिल्स लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं ना? यस सर। तो सर 220 मेंबर्स हैं, जिनमें से अब आती है असली गणित, या ऐसा क्वेश्चन देखते ही कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। 220, ओके, जिनमें से 25 मेंबर्स ऐसे हैं who were employed in the company during the period 1st April 2015 to 20th June 2015। लिखो यहां पर 1 अप्रैल 15 से 28 जून 15, 1 अप्रैल 2015 से 28 जून 2015 तक ये वाले 25 जने एम्प्लॉय थे, ओके। अब they were allotted shares in Jagannath Oils Limited for the first time on July 2006, सॉरी ये 2015 से 25 है, सॉरी 10 साल के आसपास है, मैंने गलत लिख दिया, 2015 से 25 है, यानी इस दौरान ये 25 जने एम्प्लॉयमेंट में थे। उनको 2016 में फर्स्ट टाइम, इन 25 के 25 जनों को 2016 में फर्स्ट टाइम शेयर्स भी अलॉट किए गए, यानी कि ये कौन सी कैटेगरी में आ गए सर? एम्प्लॉइज हु आर मेंबर्स एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मेंबर बने ना, तो अभी तक की जानकारी के अनुसार तो इन 25 जनों को काउंट नहीं करना है, आगे चेंज हो जाए तो पता नहीं। सम्यक जैन समझ में आ रहा है? भले ही तूने मेरे साथ कंपनी किया नहीं किया, पर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा 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 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। नाउ which were sold by them on 1st August 2025। लो साहब, आ गया कहानी में ट्विस्ट। which were sold by them on, सर एम्प्लॉयमेंट में कब तक थे? जून तक थे। अब एम्प्लॉयमेंट से निकल गए, यानी ये लोग कौन हो गए 25 जने? सर ये लोग एक्स एम्प्लॉइज हो गए, प्लस सर इन्होंने ये 1 अगस्त 2025 को बेच भी दिए एम्प्लॉयमेंट से निकलने के बाद में। तो एक्स एम्प्लॉइज जो मेंबर्स थे, अब वो मेंबर्स भी नहीं रहे, यानी अब इनको काउंट करोगे 25 जनों को? हाँ सर, अभी की जानकारी के अनुसार तो काउंट करेंगे, ठीक है। After some time, on 1st December 2025, each of those 25 members acquired shares in Jagannath Oils Limited, which they are holding till date। सर अब एम्प्लॉयमेंट से निकलने के बाद वो शेयर्स बेच दिए, थोड़े टाइम बाद दिसंबर 2016 जो भी दिसंबर 2025 में इन्होंने ये शेयर्स वापस खरीद लिए। तो सर एक्स एम्प्लॉइज वापस मेंबर्स तो बन गए, लेकिन क्या ये वो वाले शेयर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट में मिले थे? नहीं सर, ये वो वाले शेयर्स नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट में मिले थे, वो तो इन्होंने बेच दिए और अब वापस नए खरीद लिए। तो सर हमें तो वो वाले शेयर्स चाहिए थे जो एम्प्लॉयमेंट में मिले हो, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे।
अभी इन 25 को काउंट करोगे क्या ये छूट सकते हैं? नहीं सर, इनको तो काउंट करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने शेयर्स वो वाले नहीं रखे हैं, बाद में खरीदे हैं। ठीक है सर। नाउ कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम कितने होते हैं कि सर 200 मेंबर्स। 200 की काउंटिंग में वो 3 एडजस्टमेंट जो बताए थे वो करके 200 आ जाते हैं, तब तो नंबर ऑफ मेंबर्स कम नहीं करने पड़ेंगे 220 से। और यदि वो एडजस्टमेंट के बाद में भी 200 से ज्यादा आते हैं तो फिर हमको जितने भी ज्यादा आते हैं वो नंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे। सर कैसे? आओ, 220 में से सर ये 25 तो काउंट होंगे ही होंगे, ये 25 काउंट होंगे। इस 220 में से हम इनको घटा नहीं सकते हैं, क्यों? कारण समेत मैंने आपको समझा दिया। नाउ स्टेट विद रीजंस वेदर जगन्नाथ ऑयल मिल्स इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स। यस सर, बाय 20, क्योंकि 200 तक पहुंचना था तो इट नीड टू रिड्यूस इट्स मेंबर्स बाय 20। ठीक है। नेक्स्ट, would your answer be different if about 25 members were the employees in Jagannath Oil Mills Limited for the period from 1st April 2015 to 28 जून 2026? अब देखो, अब ये कह रहा है 220 मेंबर्स, 25 ऐसे थे जो 1 अप्रैल 2015 से क्या डेट दी है? 28 जून 2026। 2026 कर दिया बॉस, 28 जून 2026 कर दिया। अच्छा, ये एम्प्लॉयमेंट से, अब देखो सेम चीज वापस आ गई। सर फर्स्ट टाइम इनको शेयर्स कब अलॉट किए गए थे? कि सर जुलाई 2016 में, 1 जुलाई 2016 को। ठीक है सर, वापस कैलकुलेशन करना चालू करते हैं कि सर जुलाई 2016 को शेयर्स मिले थे। ओके, तब ये एम्प्लॉइज थे। यस सर, एम्प्लॉइज के साथ मेंबर्स भी हो गए। ओके सर। अब ये कब, आगे क्या, फिर वापस पढ़ो सेकंड जानकारी। दे सोल्ड देम ऑन 1 अगस्त 2025। ये वाले शेयर्स जो हैं ये 1 अगस्त 2025 को सेल कर दिए। ओके ठीक है, तो ये केवल एम्प्लॉय रह गए, मेंबर्स नहीं रहे। लेकिन इनका एम्प्लॉयमेंट तो 2026 तक चल रहा है ना। ठीक है, अब क्या, each of those 25 members acquired shares in Jagannath Oils Limited which they are holding till date। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, आफ्टर सम टाइम 1 दिसंबर 2025 को वापस इन्होंने शेयर्स खरीद लिए। सर तो अभी 1 दिसंबर 2025 को वापस शेयर्स खरीद लिए, एम्प्लॉयमेंट में है कि नहीं? हाँ सर, जुलाई 2016 तक एम्प्लॉयमेंट में। तो सर एम्प्लॉइज तो हैं और इन्होंने वापस एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए शेयर्स खरीद लिए तो मेंबर्स बन गए, वापस क्वालिफाई हो गए काउंट नहीं होने के लिए। एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए शेयर्स खरीद लिए। अब सर फिर इन्होंने क्या किया? विच दे आर होल्डिंग टिल डेट। ओके, तो सर अब तो इन्होंने अंदर रहते हुए ही, एम्प्लॉय रहते हुए ही शेयर्स वापस भी एक्वायर कर लिए। तो सर एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए जो शेयर्स थे वही मिल गए ना। तो सर हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि सर 220 में से उनको काउंट नहीं करना है जो कि एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मेंबर्स बने थे। यानी कितने हो गए कि सर 25 जन हो गए। तो सर 220 की काउंटिंग में इन 25 को काउंट नहीं करेंगे तो सर कितना आ गया? 195 आ गया। सर ऑटोमेटिकली नंबर 200 के अंदर घुस गया। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 जन हो सकते हैं। तो सर अब क्या नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी? सर नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा इससे बढ़िया क्वेश्चन इस पॉइंट पे हो नहीं सकता, इससे बढ़िया क्वेश्चन इस पॉइंट पे हो नहीं सकता। क्या सबको समझ में आया जो सितंबर या जनवरी अटेम्प्ट या फिर मई अटेम्प्ट वाले हैं? सबको समझ आया क्या? बोलिए, नहीं आया क्या? आया सर। आ गया, चलो चलें आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर, चलते हैं। सर एक क्वेश्चन में ही दिमाग खराब हो गया है। अरे ये तो ट्रेलर है। स्ट्रेट द ग्राउंड्स ऑन विच अ फर्म में डिसॉल्व बाय द कोर्ट अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सर कोर्ट के ऑर्डर से एक फर्म किस किस तरीके से डिसॉल्व होती है? कि सर 7 तरीके होते हैं।
पार्टनर इनसेन हो जावे और पार्टनर्स की आपस में लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम हो जावे, वो लॉस के बिना धंधा नहीं कर पाए, कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऐसे 7-8 चीजें हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। हो सकता है इस बार ये आ जाए कि विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पार्टनरशिप फॉर्म कैसे खत्म हो सकती है। माइट बी पॉसिबल, कुछ भी आ सकता है। हमें अंडर दिस स्काई जो हमारे मॉड्यूल में है, जो हमारे नोट्स में है, वो हमको सब आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2A पे चलते हैं। ऋषि अग्रवाल पढ़ इसको। A agrees to sell certain goods to B on a certain date on 10 days credit. The period of 10 days expired and goods were still in the possession of A. B has also not paid the price of the goods. B became insolvent. A refuses to deliver the goods to exercise his right of lien on the goods. Can he do so under the SOGA 1930? सिंपल सी बात है, आपने किसी को 10 दिन के उधार पे माल बेचा और ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो लेने ही नहीं आया और माल अभी तक आपके पास ही पड़ा है। 10 दिन की मोहलत भी निकल गई, यानी क्रेडिट पीरियड निकल गया और माल आप ही के पास पड़ा है। तो सर क्या आप अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज, और उसने आपको अभी तक पैसा नहीं दिया, बायर ने सेलर को पेमेंट नहीं दिया। सर सेलर कैसा सेलर होगा कि सर अनपेड सेलर होगा। अनपेड सेलर कौन होता है? जिसको गुड्स की पूरी कीमत पे नहीं करी गई है, फुल अधूरी दी गई है तो भी वो अनपेड सेलर, कुछ नहीं दिया गया है तो भी वो अनपेड सेलर, और चेक या कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है जो कि पेमेंट के टाइम डिसऑनर हो गया है तो भी ये अनपेड सेलर हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं है ये सर? तो अनपेड सेलर के राइट्स क्या क्या होते हैं कि सर 2 राइट्स होते हैं, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स होता है और राइट्स अगेंस्ट द बायर होता है। सर राइट्स अगेंस्ट द गुड्स क्या है कि यदि गुड्स अभी तक आपके पोजेशन में है तो आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं ना? यस सर, तो अनपेड सेलर का राइट है, वो बिल्कुल राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। वन मोर थिंग, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी मिलता है। सर कब? यदि गुड्स ट्रांजिट में होते और बीच में इंसॉल्वेंट हो गया होता बायर, तो आप ट्रांजिट में गुड्स को रुकवा सकते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी होता है, वो केवल कब मिलता है? जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया। तो बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो मिलेगा ही मिलेगा, और माल यदि अभी तक आपके पास में ही है तो राइट ऑफ लियन भी मिल जाएगा। सिंपल। तो अनपेड सेलर और ये राइट्स आने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन को अलग तरीके से घुमाया जाता है कई बार कि सर ए एग्रीज टू सेल गुड्स टू बी ऑन सर्टेन डेट ऑन 10 डेज। ऋषि अग्रवाल ने श्रेया कर्नावट को 10 दिन के उधार पे माल देना नक्की किया। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब सडनली श्रेया बियानी से एक जनी, नहीं सॉरी, श्रेया कर्नावट से एक जना जलता था जिसका नाम था श्रेया बियानी। बियानी ने यहाँ आके इसके कान भर दिए क्या कि ये कोई पैसा वैसा देने नहीं वाली है, तो माल मत देना जब तक पैसा नहीं आवे। तो सर अभी तक 3 दिन ही हुए हैं, कर्नावट माल लेने यहाँ पर पहुंची है। इसने कहा नहीं, मैं तो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करूंगी जब तक तू मेरे को पेमेंट नहीं कर देती। क्या इसका राइट ऑफ लियन है? सर 10 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया है, उसमें कैसे राइट ऑफ लियन हो सकता है? नहीं तो फिर क्रेडिट देने का मतलब क्या, उधार थोड़ी ना दे रहे हो फिर तो आप नाटक कर रहे हो उधार देने का। तो इस 10 दिनों में ये अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। आई बात समझ में? राइट ऑफ लियन तब एक्सरसाइज किया जा सकता है जब पेमेंट ड्यू हो गया हो, या ठीक है, ये फिजिकल पोजीशन इन 10 दिनों में नहीं रोक के रख सकती। ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ भाई। AB sold 500 bags of wheat to CD. Each bag contains 50 kgs of wheat. AB sent 450 bags by road transport, and CD himself took remaining 50 bags. ये Before क्वेश्चन CD receives, ये क्वेश्चन अपन ने आरटीपी एमटीपी में कल ही किया है, कल परसों में। ठीक है, इसलिए इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर बी पढ़ भाई। do you agree that a company is an artificial person, elucidate? Also explain how the authorization of Mrs. Beta Limited, a company incorporated under the Companies Act 2013, can be made in case it does not have a common seal. मैंने तुमको कंपनी का फॉर्मूला बताया है ना, डेफिनेशन का, कैरेक्टरिस्टिक्स का। कंपनी का फॉर्मूला क्या होता है? ACPCS, आर्टिफिशियल पर्सन created by law, having perpetual succession and a common seal
and it is a separate legal entity. Common seal has become optional from when? From 2015 through Companies Amendment Act 2015 ऑप्शनल बना दिया गया है। किस किस के लिए सर? कंपनी के लिए भी, और सेम कंसेप्ट एलएलपी में लगता है ना, तो एलएलपी के लिए भी। ठीक है, ऑप्शनल है, चाहो तो रखो चाहो तो मत रखो। होती क्या है कॉमन सील की? वैसे तो सर नेचुरल पर्सन को तो जहां डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करना है वो कर लेता है, आर्टिफिशियल पर्सन को कहीं सिग्नेचर करने हो तो फिर वो कॉमन सील लगेगी ना। यस सर, कॉमन सील किसके पास में रहनी चाहिए? नोट्स में पढ़ोगे तो मिलेगा, कोई एक कंपनी के जिम्मेदार आदमी के पास में रहनी चाहिए। यदि किसी कंपनी ने कॉमन सील का ऑप्ट नहीं किया है तो फिर उसको डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करने हो तो क्या करेगा सर? ये दो सिचुएशन है, एक में ऐसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है और दूसरे में कंपनी सेक्रेटरी है। जब कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो दो डायरेक्टर्स अपने सिग्नेचर्स करेंगे वहां पर, और जब कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी उस डॉक्यूमेंट पे ऑथेंटिकेशन करेगा। इस तरीके से जब कॉमन सील नहीं है तो फिर ये सिनेरियो में काम होगा। आ गई बात समझ में? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ गई। A LLP is a type of partnership which provides the benefits of limited liability but allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on a mutually arrived agreement. In line with the above statement, clearly elaborate the difference between LLP and limited liability company. कंपनी और एलएलपी के बीच में डिफरेंसेस पूछ रहे हैं, टैबुलर फॉर्मेट में आते हैं ना, अपन ने पढ़े हुए हैं ना। यस सर, पहली बात। दूसरी बात सर, इसमें एक और बात सीखने की है। ए LLP is a type of partnership which provides the benefit of limited liability। सर कंपनी का जो बेस्ट फीचर है ना, कंपनी कोई दो जने ए और बी हैं, वो मिलके कंपनी भी खोल सकते हैं, वो मिलके पार्टनरशिप भी खोल सकते हैं। क्यों कंपनी खोलेंगे? क्योंकि यहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट मिलता है ऑफ द मेंबर्स। क्यों पार्टनरशिप खोलेंगे? क्योंकि सर यहाँ पर कंप्लायंस बहुत इजी है, हालांकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स हो जाएगा। ये नेगेटिव एस्पेक्ट। तो दोनों का बेस्ट पार्ट उठा के एक हाइब्रिड फॉर्म क्रिएट कर दिया गया, LLP, जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स भी होता है, प्लस सर कंपनी में तो आपको MOA AOA के हिसाब से चलना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम है। जो फॉर्मेट MOA उस टाइप की कंपनी का है वो टू दी एक्सटेंट पॉसिबल फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सर इधर क्या है? सर इधर आप जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो पार्टनरशिप, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, LLP एग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हैं। LLP एग्रीमेंट आप चाहो जैसा बनाओ ना, इसीलिए तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बात समझ में आई? इसीलिए तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जैसे पार्टनरशिप में आप जैसा चाहो अपनी पार्टनरशिप रख सकते हो, किस हिसाब से सर? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से। वैसे ही आप LLP में कैसे रख सकते हो? LLP एग्रीमेंट के हिसाब से, LLP एग्रीमेंट के हिसाब से। क्या समझे? LLP एग्रीमेंट आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, चाहो जैसे डिजाइन करो। ठीक है, चलिए, खैर यहाँ तो डिफरेंसेस बताने हैं। नेक्स्ट, थर्ड का Mr. Ram and Mr. Rahim are working as teachers in Ishwarchand ये कली, Vidyasagar. अरे ये कली किया है, राम और रहीम मिलके एक प्लॉट खरीद लेते हैं। देखो क्या फर्जी लोग हैं यार, MTP के नाम पे पुराने क्वेश्चन ही रिपीट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Manak was working as a construction contractor from several years. He engaged Roop Singh, a labor and material contractor, for procurement of raw material and labor for construction site. All the expenses pertaining to raw material labor wages will be borne by Manak. Manak agreed to give Roop Singh 5% of the contract amount for procurement. Whether this agreement will be termed as partnership, explain according to the provisions of the Indian Partnership Act 1932. चलो करते हैं, पहले एक बार सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लो क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है।